हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशिका और करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर का बेसिक पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो कि है नाउन। ये ऐसा ग्रामेटिकल पोर्शन है जो बैंक में, एसएससी में, रेलवेज में, जिस भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती है वहां पर आपको ये यूजफुल होने को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन जैसे कि आपने सुना होगा, संज्ञा। नाउन इज अ वर्ड यूज अ नेम। बेसिकली नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या कोई भी चीज जिसका आप नेम कंसिडर कर सकते हैं, बेसिकली वो नाउन की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में ले, आई लिव इन दिल्ली। यहाँ जो वर्ड है सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज दिल्ली। दिल्ली किसी सिटी का नाम है, इस वजह से वो क्या बन जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। आपका कोई नाम है, मेरा कुछ नाम है, तो बेसिकली जितने भी नेमिंग वर्ड्स है हमारे पास वो सब के सब फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। जब हम नाउन को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम उन शब्दों को पढ़ते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि उस शब्द का नाम क्या था। ये हमको सिर्फ नाम के बारे में बताता है। अब हमारे पास जो नाउन्स हम पढ़ते हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे कि पहली कैटेगरी है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर आपके पास है मटीरियल नाउन, एंड देन यू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि इन पांचों टाइप के नाउन्स में क्या डिफरेंस है और इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, प्रॉपर नाउन बेसिकली वो नाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम और माई नेम बोथ आर स्पेसिफिक टू वन इंडिविजुअल। दोनों किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक हैं। सो इस केस के अंदर इस तरह के जो नाउन आते हैं दे फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन्स। लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे कि दिल्ली। दिल्ली एक सिटी का नाम है एंड दैट आल्सो एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। देयरफॉर इसको आप रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। Then let's move towards Gita. Of course, Gita is a name of any person, and since it is specific, therefore it falls in the category of proper noun. If we discuss the name of a country, India, now the name of the country India is again specific in its form. इसलिए ये आएगा किस कैटेगरी में, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी। अब आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे चीजों का नाम लिखते हैं जो बेसिकली सेम होते हैं अपनी काइंड में। बेसिकली ये ऐसे नाउन्स हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स बिकॉज ये स्पेसिफिक थे। कॉमन नाउन की कैटेगरी में वो वर्ड्स हैं जो सिमिलर है इनके बिलोंगिंगनेस में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है बॉय, गर्ल, मैन, सिटी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, you're talking about men, city. Now from these words in noun से you are not able to understand the specific meaning. यहाँ इन नाउन से हमें कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से इन्हें हमने रखा है इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। एक सेंटेंस के रूप में हम समझते हैं एग्जाम्पल में, द बॉय हेल्प्ड हिज ग्रैंडफादर टू क्रॉस द रोड। नाउ हियर कॉमन नाउन जो यूज हुआ है दैट इज योर बॉय। ओके, सो यहाँ हमने कंप्लीट करा कि व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स एंड व्हाट आर कॉमन नाउन्स। Coming to the next category of noun, that is your collective noun. As the name suggests, collective. This means it means that the group of nouns. So collective nouns are basically defined as the group of nouns. For example, committee, army, family. You have the word team. When you are going to talk about multiple nouns in the same category, आपने उनको collective format में रखा है, so that would be your collective noun. इस तरह के नाउन को हम बोलेंगे collective noun जब आपको एक collective approach समझ में आ रही है। Okay, so अब 2 cases बनते हैं whenever we are talking about collective noun. जब हम सेंटेंस में collective noun का यूटिलाइजेशन करते हैं तब हमारी वर्ब कुछ केसेस में सिंगुलर यूज करते हैं और कुछ केसेस में प्लूरल यूज करते हैं। So the major question is when to use the verb in the singular form and when to use it in the plural form. Okay, so let's take an example. The jury is deciding the matter. The jury is deciding the matter. Now what is jury?
jury is basically the collection of or the group of judges are known as jury. So the judges जो हैं वो साथ में मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं. तो यहाँ से सेंटेंस का जो सेंस निकल के आ रहा है दैट इज योर कलेक्टिव अप्रोच. और जब भी हम कलेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं तब हम इसको लेते हैं सिंगुलर सेंस में. इसलिए यहाँ जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है वो अपने आप में कैसी है? इट इज सिंगुलर. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल. दैट इज द ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स. अगेन जो आपका कलेक्टिव नाउन यहाँ यूज किया है द ज्यूरी इज सेम, बट the sense of the sentence has now been changed because the jury have taken their seats. अब jury जो है, judges जो है अपनी अपनी सीटें ले रहे हैं. इस केस के अंदर आपको एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस जहां आपको एक कलेक्टिव अप्रोच देखने को मिल रही है. Therefore, in this case, the verb that are you using is going to be plural. That is have. Okay. So collective nouns में हम दो तरह के फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. They could be singular or they could be plural. But the major chunk here is that you need to consider the sense of the sentence in both the cases. Let's move forward. Now we are going to talk about material noun. Okay. So what are material nouns? मटीरियल क्या होता है? कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल से फॉर्म होती है. कोई भी आपके पास फिनिश गुड होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी है आपके पास, कोई फर्नीचर है आपके पास, वट एवर द थिंग दैट यू हैव इन द form, basically it is formed from a raw material, and those raw material are referred to as material noun, because here we are going to talk about the material from which your objects are being formed, जिससे आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं. With the help of example it would be very clear. For example, gold, aluminium, you have iron, you have plastic, cement. So what are these? These are basically your raw material from which you're going to form something, any object that you can form. Let's take some example. She bought gold jewelry. There's a girl, she bought gold jewelry. Now here in this sentence, the noun utilized is your material noun, that is gold. So gold here represents your material noun. So whenever you are talking about material in a sentence, you're basically defining the material noun. Any sentence come, whenever you're talking about material, वो क्या होगा आपका? That would be material noun. Let's move toward abstract noun. Now we are going to discuss about abstract noun. So these are the nouns that could not be touched. ऐसे नाउन जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, बस आप फील कर सकते हैं. So the nouns that could be only felt, you cannot touch them. For example, honesty, bravery, bravery, reason, poverty. So these are the nouns which could only be felt by an individual. You can never touch them. Okay. So take the example. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Now here this word honesty is formed as a noun. Here it is working as a noun, but it falls on the category of abstract noun. So whenever you're talking about your happiness, your reason, your honesty, bravery, these are going to be abstract nouns. Now, after completing the 5 type of nouns, the noun जो है उनको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एंड दैट आर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ऐसे नाउन्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं वो होंगे आपके काउंटेबल नाउन. जैसे कि एग्जांपल में ले, वी बॉट 8 टेबल्स. हम क्या लेकर आए? 8 टेबल लेकर आए. ऑफ कोर्स आपके घर में जितनी भी टेबल्स हैं या क्लासरूम में जो आपके पास टेबल्स हैं, यू कैन काउंट देम. देयरफॉर ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? काउंटेबल की कैटेगरी में फॉल करता है. इसका अपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन. ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं वो फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. टेक सम एग्जांपल्स, दैट इज सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, क्रॉकरी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, luggage, jewelry, equipment, baggage. So these are some of the uncountable nouns that you come across while solving the questions.
सो बेसिकली यू शुड नो दैट इन चीजों को हम काउंट कभी भी नहीं कर सकते. सो दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल लेते हैं. दे डिसाइडेड टू बाय द फर्नीचर. नाउ हियर द वर्ड फर्नीचर is a noun, but it is uncountable noun. You cannot count the amount of furniture that you had in your house. आप फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते. आप टेबल्स को, बेड्स को, इन चीजों को, चेयर्स को यू कुड काउंट, बट फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते. सिमिलरली अब आर्टिकल्स के यूज पे जाएं. जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तब हम आर्टिकल ए, एन और द तीनों का यूज कर सकते हैं. बट मेजर क्वेश्चन आता है अनकाउंटेबल के साथ. यहाँ आप सिर्फ डिफिनाइट आर्टिकल जो कि होता है आपका द, इसे ही यूज कर सकते हैं. यहाँ पर आप आर्टिकल ए और एन का यूज कभी नहीं करते हैं. अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाएं, दे डिसाइडेड टू बाय द फर्नीचर. अगर आपने ध्यान दिया हो, फर्नीचर के साथ जो आर्टिकल यूज हुआ है दैट इज द, और द फॉल करता है आपकी डेफिनाइट आर्टिकल की कैटेगरी में. तो एरर डिटेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली आपको ये पता करना होता है कि आर्टिकल ए और एन कहीं अनकाउंटेबल के साथ यूज तो नहीं है, एंड इफ दे, तो वहां उस सेंटेंस में आपको मिल जाएगी आसानी से एरर. सो सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना पड़ता है कि सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर है तो कौन सा आर्टिकल यूज करना है. ओके, तो ये बात हो गई आर्टिकल्स की. नेक्स्ट जो केस हम जाते हैं, दैट इज योर काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर एज वेल एज इट कैन बी प्लूरल. दोनों फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स को. बट जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्मेट में फॉल करते हैं. जब भी इनके साथ कोई वर्ब का यूज होगा, तो आप हमेशा उसको सिंगुलर की तरह कंसिडर करेंगे. इनको अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम एक सिंगुलर फॉर्मेट में रखते हैं. नाउ नाउन्स के अंदर हम जेंडर्स पढ़ते हैं. बेसिकली हमने नाउन के अंदर 4 टाइप की जेंडर डिफाइन की है. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड योर न्यूटर जेंडर. 4 बेसिक टाइप की जेंडर हमारे पास है. ये जो मैस्कुलिन वर्ड है, ये बेसिकली निकला है फॉर द मेल जेंडर. जब भी आपका नाउन एक मेल की तरफ रिप्रेजेंट करता है या बताता है कि ये जो सेंटेंस में वर्ड यूटिलाइज है या यूटिलाइज्ड है, बेसिकली इट इज फॉर मेल इंडिविजुअल, तब वहां पे जो जेंडर यूज होती है दैट इज मैस्कुलिन जेंडर. अब मैस्कुलिन जेंडर में क्या आ सकता है? लायन आ सकता है, टाइगर आ सकता है, मैन आ सकता है. सो जैसे यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, योर फादर कैन कम, लायन कैन कम, टाइगर कैन कम. ये सारे वर्ड्स हमें इंडिकेट करते हैं अबाउट व्हाट? दे इंडिकेट अस अबाउट मैस्कुलिन जेंडर इन द सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन वर्ड से हम समझते हैं फीमेल जेंडर को. अब फीमेल जेंडर क्या? जब भी हमारा नाउन उस सेंटेंस के अंदर हमें एक फीमेल एस्पेक्ट प्रोवाइड करे, तब उसे हम बोलेंगे फेमिनिन जेंडर. अब व्हाट आर फेमिनिन जेंडर्स? आपकी सिस्टर हो जाएगा, मदर हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा. सो क्योंकि ये वर्ड्स हमें एक फीमेल सेंस प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस के अंदर, इसलिए इनको हमने रखा है फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में. थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ जेंडर, कॉमन जेंडर. ऐसे कुछ नाउन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं. सो सच टाइप ऑफ जेंडर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर कॉमन जेंडर. जैसे कि जब हम वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, जब मैंने यूज करा वर्ड स्टूडेंट, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल स्टूडेंट और अ फीमेल स्टूडेंट, किसकी बात की जा रही है. जब मैं बोलती हूँ टीचर, टीचर वर्ड भी अपने आप में कुछ डिफाइन नहीं करता कि यहाँ पे मेल टीचर की बात हो रही है कि फीमेल टीचर की बात हो रही है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर, सो देयर आर मेनी वर्ड्स जो बेसिकली मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं. सो सच टाइप ऑफ जेंडर आर नोन एज कॉमन जेंडर. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट. सो ये वो जेंडर्स है बेसिकली जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए साथ में यूटिलाइज आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटेंस. द नेक्स्ट जेंडर इज योर न्यूटर जेंडर. Okay, so the neuter gender refers to the grammatical category of words which are neither masculine nor feminine. इसको सिंपली वर्जन में बोलें तो बेसिकली जो ना कि मेल है और ना ही फीमेल,
जब हम हमारे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जैसे कि इस पेन की बात की जाए या आपकी बुक्स की बात की जाए, टेबल की बात की जाए या पेपर की बात की जाए, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आप मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसीलिए इनको हमने रखा है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। ओके, सो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में जो वर्ड्स फॉल आउट कर रहे हैं, देज आर बुक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रूम, पेपर, द पेन यू हैव, तो ये सभी जो आने वाले हैं ये न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा शायद क्लासरूम्स में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही है आपके पास तो वो आता है इन द सिंगुलर कैटेगरी, वेयर एज एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वर्जन आपके पास हैं तो वो आएगा प्लूरल कैटेगरी में। अगर आपके पास एक पेन है तो दैट वुड बी सिंगुलर, आपके पास मल्टीपल पेन है तो दैट गोइंग टू बी पेन्स एंड प्लूरल केस। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमने डिवाइड करा है इन्हें इन द सिंगुलर केस एज वेल एज इन द प्लूरल केस। So there are certain rules. हमारे पास कुछ rules हैं for converting a singular thing into plural noun. So to convert a singular noun to the plural noun, you have to use some of the rules. तो वो rule कुछ इस प्रकार के हैं. Rule number 1 is very easy. If you have pen, as you know, the word pen is singular. If you want to make the word pen plural, you just need to add a s to it. That is pens. P-E-N-S. Here example is there if the word written is dog. If you want to convert it into plural, you just need to add a s to it. That is dogs. This is the first category or the first rule. Just by adding a s, you could convert a singular noun into plural noun. Now, let's move toward the rule number 2. So, if a singular noun, whatever singular noun you have, is going to add and in S, double S, SH, CH, X, Z. So whenever आपका जो भी word है noun में, singular noun में, is going to add with these words. So to make them plural, आपको S add नहीं करना. You need to add ES to them. Let's take example of bus. As the rule says, the bus word is already ending with a word S, like here. So you cannot add again a s to make it plural. Okay. So if you want to make the bus plural, then you need to add es to it. So from bus, it is going to be buses. If it is church, it is going to be churches. CHURCH. Okay. Next, the rule number 3. If your noun is ending with F or it is ending with a FE, एंड नाउ आपको कन्वर्ट करना है इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर। सो आप क्या करने वाले हैं, उस वर्ड के एंड में इस एफ को रिमूव करके आप ऐड करेंगे VES। एग्जाम्पल सारा समझ में आता है, दैट इज वुल्फ। अगर वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है वुल्फ, WOLF, अब जैसे कि हमारा नाउन सिंगुलर है और एंड कर रहा है उस वर्ड से, दैट इज एफ। इसको अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो इस एफ वर्ड को आपको रिमूव करना है, इस लेटर एफ को रिमूव करके यू नीड टू ऐड VES टू इट। सो व्हेन जब वर्ड लिखा रहेगा WOLVES, वुल्व्स, तो ये उसका कैसा वर्जन होगा, इट इज गोइंग टू बी द प्लूरल वर्जन। नेक्स्ट, इफ अ सिंगुलर वर्ड इज गोइंग टू एंड विथ US, आपका कोई भी सिंगुलर वर्ड है वो एंड करने वाला है वर्ड US से, जैसे कि टेक सम एग्जांपल ऑफ फंगस। सो फंगस वर्ड के अंदर आपका सिंगुलर वर्ड जो है वो एंड कर रहा है US से, आपको इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको इस US वर्ड को रिमूव करके एंड में ऐड करना पड़ेगा अ लेटर I। तो फंगस टू फंगाई, so this fungi or fungi is going to be the plural word to the fungus। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फोकस। फोकस वर्ड फिर से US से एंड कर रहा है। इफ यू वांट टू मेक इट प्लूरल, अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है, अगेन आप US वर्ड को रिमूव करके यहाँ ऐड करने वाले हैं अ लेटर I, तो फोकस वुड बी कन्वर्टेड इनटू फोकाई। द नेक्स्ट थिंग, इफ योर सिंगुलर नाउन is ending with the word ON,
आपके सिंगुलर वर्ड के पीछे बेसिकली एक लिखा हुआ है वर्ड ओ एन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फिनोमिनन। ये जो फिनोमिनन वर्ड है ये सिंगुलर है और ये एंड हो रहा है ओ एन से। ओके अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इन प्लूरल, सो आई एम गोइंग टू ऐड अ लेटर ए। इस ओ एन को यहां से मुझे रिमूव करना है और यहां मुझे ऐड कर देना है एक लेटर ए को। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, क्राइटेरियन। जो वर्ड क्राइटेरियन है अगेन ये एंड कर रहा है ओ एन के साथ, लेकिन जब आप इसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये ओ एन को रिमूव करके यहाँ एक लेटर ऐड कर देना है एंड दैट इज ए। सो फ्रॉम द क्राइटेरियन इट इज गोइंग टू बी क्राइटेरिया। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगुलर से इनटू द प्लूरल फॉर्मेट। नाउ लेट्स टेक अनदर रूल। आपका कोई भी वर्ड है जो लेटर वाई से एंड कर रहा है, ओके कोई भी वर्ड है जो लेटर वाई से एंड करता है और उस लेटर वाई के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, ओके जैसे कि टेक एग्जांपल ऑफ पपी। ओके इट इज एंडिंग विद द वर्ड वाई और इसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट क्या है? पी। अब हमें कंसेप्ट पता है व्हाट आर वोवेल्स एंड व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो हमारे पास ये 5 वोवेल्स हैं, बाकी जितने भी लेटर हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो बेसिकली कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके सो ये जो लेटर वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, सो ये जब कन्वर्ट होगा फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल यहाँ पे ऐड हो जाएगा वर्ड आई ई एस। इस वाई को रिमूव कर देना है आपको, एज यू कैन सी इन द रूल इस वाई को रिमूव करना है एंड आपको ऐड कर देना है आई ई एस उस वर्ड के अंदर। जैसे हमने पपी वर्ड लिया, वाई से एंड कर रहा था, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट था दैट इज योर पी। इसको सिंगुलर से अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको इस वाई को रिमूव करके वहां ऐड करना पड़ेगा आई ई एस। ये एक केस हुआ जब आपका लेटर वाई से एंड कर रहा था, जो आपका वर्ड था वो वाई से एंड कर रहा था। दूसरा केस आप ले सकते हो, फिर से आपका वर्ड वाई से एंड करे लेकिन उस वाई के जस्ट पहले इस बार कॉन्सोनेंट ना होते हुए वोवेल आ जाए। ओके सो you're not having consonant but a vowel, so in that particular case it's going to be very easy. Take the example of ray. अगेन एक वर्ड है जो कि एंड कर रहा है वाई से, बट जो मेजर थिंग है यहाँ पर इसके पहले वाला जो लेटर है वो एक वोवेल है। इसको सिंगुलर से, ये सिंगुलर फॉर्मेट में है और इस सिंगुलर को अगर आपको कन्वर्ट करना है इन प्लूरल, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिंपली जो हमारा रूल नंबर 1 था उसी को फॉलो करते हुए इसमें एक एस ऐड करना है, आर ए वाई एस। तो इससे हम उस वर्ड को सिंगुलर फॉर्मेट से प्लूरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो हमारा प्रीवियस केस था जहां आपका वर्ड वाई से एंड कर रहा था बट उस वाई के पहले जो लेटर था दैट वाज कॉन्सोनेंट, वहां पर आपको वाई को रिमूव करके हमेशा यू नीड टू ऐड आई ई एस टू मेक इट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ओके so this completes the singular plural portion. Now in the case of SSC examination this question is asked frequently. These are some of the Latin words. इन वर्ड्स का ओरिजिन जो है बेसिकली लैटिन से है। ये वर्ड्स एंड करते हैं विद द लेटर यूएम। इन वर्ड्स का एंड हो रहा है यूएम से। फॉर एग्जांपल डेटम, हम मेजरली जो वर्ड सुनते हैं वो होता है डेटा, बट हमें ये नहीं पता होता है कि डेटा इज एक्चुअली प्लूरल, बट इसका जो सिंगुलर फॉर्मेट है वो है डेटम। तो जब भी हम डेटम को कन्वर्ट करने जाएंगे फ्रॉम सिंगुलर फॉर्मेट टू द प्लूरल फॉर्मेट, आपको ये यूएम को रिमूव करके यहाँ ऐड करना पड़ता है एक ए। सो इस तरीके से हमने इस डेटम वर्ड को कन्वर्ट कर दिया इनटू द डेटा। अनदर एग्जांपल, डिक्टम। अगेन द वर्ड डिक्टम इज एंडिंग इन यूएम। इस यूएम को कन्वर्ट करना, इस डिक्टम को कन्वर्ट करना है फ्रॉम योर सिंगुलर सेंस टू द प्लूरल सेंस। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू ऐड अ लेटर ए टू इट, dicta. Okay, the same case would be of memorandum. In the case of memorandum, the word is um. To convert it into plural sense, you need to add a letter a to it. That is going to be memoranda. Now, rule of apostrophe. So when you are going to use apostrophe,
सो बेसिकली अपोस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं अपनी पोजीशन शो करने के लिए. अब व्हाट इज पोजीशन? जब आपको ये बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपको बिलोंग करता है, कोई भी, ये पेन जो है वो मुझे बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज माइन, तो ये पेन मेरी क्या हो गई? इट इज गोइंग टू बी माई पोजेशन. तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजेशन शो करनी है, वेयर इट इज लिविंग और इट इज नॉन लिविंग, इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू यूज एन apostrophe. Okay, so let's take some rules. In general, you need a possessive singular noun, both proper and common, by adding an apostrophe at the end with the letter S to the end of the word. ओके, सो एक सिंगुलर वर्ड है फ्लावर, लेकिन मुझे ये बताना है कि उस फ्लावर की किसी पर्टिकुलर पेटल की मैं बात कर रही हूँ. सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज गोइंग टू बी फ्लावर्स पेटल. तो जो वर्ड मेरे पास था फ्लावर, उसके एंड में मैं क्या करूंगी? एक अपोस्ट्रोफी के साथ एस ऐड कर दूंगी, जिससे अब मैं एक पर्टिकुलर फ्लावर की पेटल के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी फ्लावर्स पेटल. लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लूरल फॉर्मेट की, अगर कोई वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, जैसे कि मैंने बोला गर्ल्स कॉलेज या मैंने बोला बॉयज स्कूल, तो इस केस में आप वापस से अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा. दिस मीन्स ये एक इनकरेक्ट वर्जन प्रोवाइड करेगा आपके सेंटेंसेस को, और यहाँ एरर क्रिएट हो जाएगी. देयरफॉर ऐसे प्लूरल नाउन्स ऑन द अदर हैंड जनरली डू नॉट गेट एन एक्स्ट्रा एस. आपको एक्स्ट्रा एस यूज नहीं करना. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन एक्स्ट्रा एस, बेसिकली आपको जस्ट ऐड करना है एक अपोस्ट्रोफी. आपको फिर से एक एस नहीं लगाना है. अगर आपको एक प्लूरल वर्ड का पोजीशन शो करना है, तो यू जस्ट नीड टू ऐड एन अपोस्ट्रोफी टू दैट पर्टिकुलर वर्ड. दैट इज गोइंग टू बी girl, and then you have a s, and then you have a apostrophe. So that is going to be girls school. Okay, if you want to show boys school, the same you have to do. apostrophe s नहीं लगाना है, only you need to add apostrophe. एक extra s नहीं लगाना. कभी भी हमारे words के अंदर hissing sound create नहीं होना चाहिए. hissing sound means double s sound जो create होता है किसी भी word के अंदर, वो नहीं होना चाहिए. that is always prohibited. Okay, now we do not use apostrophe with possessive pronouns. If you have a possessive pronoun in your sentence, you are never going to use a apostrophe s to them. For example, ours, you have theirs, you have his, you have hers. ये सभी क्या है हमारे पास? possessive pronouns है. But we are not adding an apostrophe s to show their possession, because ये already अपने possessive cases में ही है. तो इन pronouns के cases में you never use an apostrophe s, but what you do is just use their word like that, ours, theirs. Okay, now moving towards the non-living things. Whenever you're talking about non-living things, if you have a table and you want to show the position of that table is its leg, अगर एक particular table की leg की बात चल रही है, so it is never going to be table's leg. This is wrong. Using an apostrophe s with non-living things to show their position is wrong. आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे. इंस्टेड आप क्या करते हैं, जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, हम कभी भी apostrophe s का यूज ना करते हुए हम ऑफ का यूज करते हैं. वी ऑलवेज यूज ऑफ टू इट. ओके, सो टेबल्स लेग इज रॉन्ग. यू कैन से इंस्टेड लेग ऑफ टेबल. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वर्जन. सो अगर आपको पोजीशन शो करनी है या apostrophe का यूटिलाइजेशन करना है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यू आर नेवर गोइंग टू यूज एन apostrophe s विद नॉन लिविंग थिंग्स. आप इंस्टेड जो यूटिलाइजेशन करेंगे वो होंगे आपके ऑफ वर्ड का. सो टेबल्स लेग की जगह लेग ऑफ टेबल इज करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट थिंग विद टाइटल्स. जैसे मिलिट्री में टाइटल्स मिलते हैं, या कोई भी टाइटल है जैसे कि सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, अब आपको इनका पोजीशन शो करना है. तो यहाँ जो apostrophe s यूज होता है, ये यूज होता है एट द एंड वर्ड. टेक द एग्जांपल ऑफ सन इन लॉ. son in law. Now you need to indicate the possession here. So it is not going to be sons in law,
but it is going to be son-in-laws. You need to add an apostrophe s at the end of the word. It is written here also. With the titles, apostrophe is used with the end word. Okay, so in the case of commander in chief, the word chief is going to have an apostrophe s to it, and the commander word is not going to have an apostrophe s. So this is the rule of apostrophe. If you are using the titles, अगर आप कभी भी titles का utilization कर रहे हैं, in that case position दिखाने के लिए apostrophe s is always used with the end word. हमेशा you need to add the apostrophe s to the end word, as you can see in the case of chief and the case of son-in-laws. Here the apostrophe s is added at the end of the sentences. Okay. Now, there are many confusing nouns also, which we will study later. जो questions है. इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जितनी भी एग्जामिनेशन हमारे पास है, बैंक, एसएससी, रेलवेज एंड अदर एग्जामिनेशन जिसका पार्ट इंग्लिश है, वो हमारे करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. आप लिंक पे जाकर उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड डाउनलोड इट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मार्क्स यू आर गोइंग टू अटेन. अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.